दोस्तों आज का वीडियो होगा कि हम पुश्तैनी जायदाद में अपना हिस्सा किस तरह से लें। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी व्यक्ति को पुश्तैनी जायदाद से हिस्सा नहीं दिया जाता है, उसे कम दिया जाता है, या उसे हिस्सा दिया जाता है तो इस तरह का दिया जाता है कि उसकी कीमत कम हो, कम कीमती जगह का हिस्सा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में चाहे उस व्यक्ति का पिता जीवित हो या उसका निधन हो गया हो, पिता द्वारा कम दिया जा रहा है, उसके भाइयों द्वारा उससे हिस्सा कम दिया जा रहा है, तो कानूनी तरीके से बिगर झगड़ा किए उस जमीन का, उस जायदाद का हम हिस्सा किस तरह से लें, इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पुश्तैनी जायदाद जो है वो होती क्या है। पुश्तैनी जायदाद होती है, जैसे पुश्तैनी जायदाद होती है जैसे कोई व्यक्ति है मुकेश और उसके दो पुत्र हैं, एक का नाम है राजेश और दूसरा का नाम है राकेश। मान लो उसकी एक पुत्री भी है जिसका नाम है रीना। अब मुकेश किसी एक पुत्र को जमीन ज़्यादा देना चाहता है, जैसे राजेश को ज़्यादा देना चाहता है, राकेश को कम देना चाहता है, इसे देना ही नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी जो पुश्तैनी ज़मीन है वो कौन सी है। मुकेश की जो पुश्तैनी ज़मीन है वो है जो मुकेश को मुकेश के पिता से मिली है। मुकेश के पिता से मिली मतलब इन तीनों के दादा से जो मुकेश को मिली है वो पुश्तैनी ज़मीन होगी। और जिस दिन इसके नाम जो ज़मीन जो दादा से मिली हुई ज़मीन इनके नाम ट्रांसफ़र हुई है, उस ज़मीन पर इन तीनों का जन्म से ही अधिकार हो जाता है। उस ज़मीन को ना तो इन तीनों की सलाह के बगैर, इनकी मर्जी के बगैर मुकेश बेच सकता, ना ही किसी एक के नाम वसीयत करा सकता, ना ही किसी को दान दे सकता है। इसकी जिम्मेदारी है कि तीनों को बराबर हिस्सा देगा। तो ये मुकेश की जो प्रॉपर्टी है वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर है। अगर मुकेश ने कोई अपने जीवन काल में कोई जमीन स्वअर्जित की है, अपनी खुद की मेहनत से कमाई है, तो वो मुकेश के ऊपर है। वो किसी एक को दे सकता है, उसे बेच सकता है, दान भी कर सकता है। अगर मुकेश का इंतकाल हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, उसके बाद उस जमीन पर भी इन तीनों का अधिकार हो जाएगा। अच्छा, इस पुश्तैनी जमीन में आता क्या है, कौन कौन सी चीजें इस पुश्तैनी जमीन में आएंगी ये समझेंगे। जैसे मकान हो गया, दुकान, प्लॉट या बाड़ा। उसके बाद खेती की जमीन, जैसे रेवेन्यू में जो दर्ज है वो जमीन। उसके अलावा साधन हो गए जो भी, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कोई भी गाड़ी हो गई, बस हो गई, हर चीज साधन हो गया। और जेवर, ये सब चीज पुश्तैनी जमीन में। और खाते के पैसे, खाते के पैसे, ये सब चीज़ें पुश्तैनी ज़मीन में आती हैं। अच्छा, इनका हम मुकदमा किस तरह से करें और किस तरह से हम लेंगे। अगर मान लो हमें मकान में तो हिस्सा दे दिया गया और ज़मीन में नहीं दिया गया, या हमारे पास मकान है, मकान, दुकान, प्लॉट और बाड़ा, ये सब चीज़ें हैं, ज़मीन हमारे पास है ही नहीं और हमें सिर्फ इन्हीं में हिस्सा चाहिए। तो इसके लिए हम अपने एसडीओ कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर हमारे पास खेती की भी ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिविल कोर्ट में दर्ज करेंगे। मान लो इन दोनों का हमें हिस्सा चाहिए, इन दोनों जगह में हिस्सा चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मकान, दुकान, प्लॉट के लिए हम एसडीओ कोर्ट में जाएंगे और खेती की ज़मीन के लिए सिविल कोर्ट में जाएंगे। नहीं, इन दोनों चीज़ों के लिए हम सिविल कोर्ट में ही जाएंगे, सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खेती की जमीन में सिर्फ वो आएगी जो रिकॉर्ड में दर्ज है, जो खाते में दर्ज है, जो हमारे पिता के नाम हमारे दादा से मिली है, वही जमीन आएगी, रिकॉर्ड में दर्ज जमीन आएगी। इन सब के लिए हम सिविल कोर्ट में जाएंगे। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि सिविल कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास दस्तावेज क्या क्या चाहिए। दस्तावेज चाहिए होंगे, जैसे हमारा मकान है या प्लॉट है या दुकान है, उसके पट्टा हो, कोई रजिस्ट्री हो, वो सब चीज़ें चाहिए। तो मकान का, जैसे शहरों में तो ये सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन गांव में अगर मकान का ना तो पट्टा है ना कोई रजिस्ट्री है, ऐसी स्थिति में हम मकान के पड़ोस लिखेंगे। पड़ोस लिखेंगे, पड़ोस में उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है और पूर्व में कौन है, इन सब का विवरण करेंगे। जमीन की जो खाता की जो नकल है वो लगाएंगे। अगर मान लो कोई साधन है तो उसकी आरसी लगाएंगे। अगर खाते में पैसे हैं तो उस खाते की पासबुक लगाएंगे। अगर हमारे भाई या पिता हमें उस खाते की पासबुक नहीं दे रहे तो हम उस खाते का नंबर और बैंक की डिटेल भी इसमें लिख देंगे और अपनी एप्लीकेशन में लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान
सिविल न्यायालय, जैसे मेरा अलवर पड़ता है तो मैं लिख दूंगा अलवर। विषय में लिखेंगे हम बंटवारा हेतु। उसके बाद वादी कौन है, जैसे राकेश को उसका पिता जमीन नहीं दे रहा था तो वादी हो गया राकेश। और प्रतिवादी कौन हो गए, उसके अलावा जो भी सदस्य है, उसका पिता, उसका भाई राजेश और बहन रीना, इन सब का नाम उस चीज में लिखेंगे। उसके बाद कॉलम वाइज अपनी डिटेल लिखेंगे। सबसे पहला जो कॉलम लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि जो भी जमीन है, जिसके भी हमने कागजात लगाए हैं, उन सब का विवरण करेंगे कि ये जमीन है, ये दुकान है, ये साधन है, ये बैंक में खाते हैं, हर चीज की इसमें डिटेल देंगे। नंबर 2 में करेंगे सजरा, किस आधार पर हमें इन पर हक है। सजरा मतलब ये जमीन जो मेरे पिता को जो मिली है वो मेरे दादा से मिली है, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, इस आधार पर ये जमीन उन्हें मिली हुई है और इस जमीन पर हिंदू लॉ की सेक्शन 6 के तहत मेरा कानूनी जन्म से अधिकार है, ये मुझे दिलवाई जाए। नंबर 3 पॉइंट पे लिखेंगे अगर हमें कुछ हिस्सा दे रखा है, कुछ जमीन दे रखी है तो उसका विवरण करेंगे, या कुछ भी नहीं दे रखा तो हम मुझे इस संपूर्ण जायदाद में से कुछ भी हिस्सा नहीं दिया गया है, मेरा जो हिस्सा कानूनी रूप से बढ़ता है वो मुझे कानूनी रूप से दिलवाया जाए, चाहे मेरा 2, 1/2, 1/3, 1/4 जो भी बढ़ता है वो लिख देंगे। उसके बाद मुझे इस पर कब्जा दिलवाया जाए और रिकॉर्ड में ये सब चीजें दर्ज की जाएं, ये सब चीजें हम लिखेंगे और कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे। जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट सबसे पहले जो प्रतिवादी है उनको बुलाएगा और उनके बयान दर्ज करेंगे। उसके बाद जो वादी है उसको कोर्ट सम्मन के माध्यम से बुलाएगा और उसके भी बयान दर्ज होंगे। इन सब के आधार पर जब कोर्ट निर्णय पर पहुंचेगा और उसे लगेगा कि ये जमीन वास्तविक पुश्तैनी जमीन है और इसमें इसका हिस्सा बढ़ता है तो कोर्ट निर्णय लेगा, डिक्री करेगा और उसमें जो उसका हिस्सा बढ़ता है वो कानूनी रूप से उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। जैसे 1/4 बढ़ता है तो उसे 1/4 हिस्सा दे दिया जाएगा। रेवेन्यू ऑफिसर इसे रिकॉर्ड में इस व्यक्ति के नाम दर्ज कर देंगे। अगर कब्जा नहीं है तो मौके पर जाकर इसे कब्जा भी दिलाया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस प्रक्रिया में समय कितना लग जाएगा। इस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल का समय लगेगा और पैसे भी कितने लगेंगे। बात आती है पैसे की तो भाई कोर्ट हमारा बंटवारा कर रही है तो फ्री में तो करेगी नहीं, तो कोर्ट इसमें फीस लेती है। ज़्यादातर राज्यों में अलग अलग है, सभी राज्यों में, लेकिन ज़्यादातर है वो उस रेवेन्यू की लगभग 1%, कहीं थोड़ा कम है तो कहीं ज़्यादा ये फीस हमें कोर्ट में जमा करानी होगी, उसके बाद ही हमें हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह के ही मामले में कई लोगों के अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई मुझसे कानूनी सलाह चाहता है तो जो मेरा मोबाइल नंबर है 9887779852, इस मोबाइल पर किसी भी नज़दीकी गौशाला की 500 रुपये की पर्ची कटवाकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे। मैं उन्हें फ़ोन करूंगा, जिस तरह की भी सलाह होगी उन्हें उचित सलाह देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा जो ये वीडियो आपको दी गई सूचना पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।